कानून में स्नातक की डिग्री यानी बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ भारत में बहुत ही प्रतिष्ठित और लोकप्रिय प्रोफेशनल कोर्सेज में से एक है। एलएलबी की डिग्री करियर के कई रास्ते खोल देती है और यही वजह है कि हजारों विद्यार्थी हर वर्ष लॉ की पढ़ाई करते हैं। एलएलबी कोर्स में देश के विभिन्न कानूनों की पढ़ाई तो होती ही है, साथ ही वाद विवाद, संचार कौशल, बौद्धिक और तार्किक क्षमता के विकास के भी अवसर प्रदान होते हैं, जिससे विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। हमारे देश में विद्यार्थी लॉ की डिग्री दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, एक स्नातक के लिए और एक 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए। यदि आकांक्षी किसी भी विषय में स्नातक के बाद लॉ पढ़ना चाहे तो वे 3 वर्षीय एलएलबी डिग्री कोर्स की पढ़ाई कर स्नातक हो सकते हैं या फिर 12वीं के बाद 5 वर्षीय समावेशी लॉ डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। 12वीं के बाद लॉ करने से 5 वर्षीय बीए एलएलबी की डिग्री मिलती है। दोनों ही कोर्स में एडमिशन के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न लॉ संस्थानों और विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एलएलबी की डिग्री मिलने के बाद विद्यार्थी युवा बार काउंसिल में पंजीकरण करा सकते हैं, जिसके बाद देश की किसी भी अदालत में मुकदमों की पैरवी कर सकते हैं। यह क्रिमिनल, रेवेन्यू या सिविल में से कोई भी क्षेत्र चुन सकते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल के तरह लॉ की पढ़ाई के लिए किसी खास विषय की पढ़ाई अनिवार्य नहीं है। किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो विज्ञान, कला या फिर कॉमर्स हो, 12वीं पास करने के बाद विद्यार्थी कानून की पढ़ाई कर सकते हैं। एलएलबी करने के बाद अगर कोई स्नातकोत्तर करना चाहे तो वे 2 वर्षीय एलएलएम पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। इसके बाद अगर शिक्षण कार्य में रुचि है तो पीएचडी भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें शिक्षण के क्षेत्र के साथ साथ शोध के भी अवसर मिलते हैं। देश में स्थित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी डिग्री कोर्स में दाखिले के लिए क्लैट जैसी कठिन प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है। इसके जरिए विद्यार्थी देश के 21 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में से क्लैट के स्कोर के रैंकिंग के अनुसार एडमिशन ले सकते हैं। बिहार में भी एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है जो पटना में स्थित है। वो है चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिसे हम CNLU के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। एक अच्छी बात यह है कि क्लैट के स्कोर के आधार पर विद्यार्थी देश के 40 से ज्यादा कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। एलएलबी के बाद संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, बस आत्मविश्वास, लगन और मेहनत की जरूरत है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? पढ़ाई ठीक से चल रही है ना? बिल्कुल चल रही होगी, क्योंकि हर सप्ताह लक्ष्य कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके साथ आपके करियर की बात करते हैं और साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स आपको पढ़ने के ढेर सारे टिप्स भी बताते हैं। ऐसे में ये पूछना कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे एक्सपर्ट्स के बताए हुए सुझावों पर अमल जरूर कर रहे होंगे, है ना? अच्छा बच्चों, आप सभी को डेमोक्रेसी की परिभाषा जो अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी थी जरूर याद होगा। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। हमारे लिए कितनी गर्व की बात है कि हमारा देश पूरे विश्व में सबसे बड़ा गणतंत्र है और गणतंत्र के 4 स्तंभ हैं: विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता।
वैसे पत्रकारिता का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है चौथे स्तंभ के रूप में, पर हम सभी जानते हैं कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है। पर आज हम न्यायपालिका यानी जुडिशियरी में करियर की संभावनाओं पर बातचीत करेंगे और आपसे बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है एक बहुत ही मेहनती, लगनशील और युवा सिविल जज अजयेंद्र कुमार को। अजयेंद्र, लक्ष्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम लोग बातचीत शुरू करें और आपसे बहुत सारे सवाल पूछें, एक झलक आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी है उस पर। कभी कभी जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जो हमारी जिंदगी को बदल देता है। हम चाहते कुछ और हैं और किस्मत हमें कुछ और सौगात में देती है। बिल्कुल यही हुआ अजयेंद्र कुमार के साथ। अजयेंद्र इंजीनियर बनना चाहते थे, पर जब इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में उन्हें सफलता नहीं मिली तो वे बहुत निराश हो गए। बाद में पिता के समझाने पर उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और अपने अथक प्रयास और परिश्रम के बल पर न केवल क्लैट जैसी कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, बल्कि जुडिशियरी की परीक्षा पास कर सिविल जज बने। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान अजयेंद्र को लगा कि यही वो करियर है जिसके लिए वो बने हैं, और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिविल जज अजयेंद्र कुमार से आज हम लॉ में करियर संभावनाओं पर बातचीत करेंगे। रियली बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है आपकी जर्नी। सबसे पहले अजय, थैंक यू सो मच। सवाल होगा कि सिविल आप जज बन गए हैं, तो ये किस तरह का प्रोफेशन है? इसके बारे में स्टूडेंट्स को आप बिल्कुल डिटेल में समझाएं कि ये प्रोफेशन कैसा है और इसमें क्या क्या होता है। देखिए, जहां तक सिविल जज एज ए प्रोफेशन की बात है, तो इस प्रोफेशन को सिर्फ एक नौकरी और या पेशे के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये एक सोसाइटी से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड प्रोफेशन होता है और आप एज ए सिविल जज सोसाइटी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो ये एक सिर्फ नौकरी नहीं है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है और एक सेटिस्फैक्शन का लेवल भी आपका इसमें अटैच होता है जब आप किसी को प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, किन्हीं को लीगली रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये एक आइडियल प्रोफेशन है जो सोशली बहुत इम्पोर्टेंट है। Okay. तो इस प्रोफेशन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं? अभी अपने चैलेंज की बात करें। जी, जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज की बात है, तो इस प्रोफेशन में आपको जब आप एक इनिशियल दौर में सिविल जज बनते हैं, तो इसमें आप जैसे जैसे आप अपना आपका टेन्योर खत्म होता है या टेन्योर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, तो आप इसमें डिस्ट्रिक्ट जज भी बन सकते हैं, आप हाई कोर्ट के जजेस तक भी प्रमोट हो सकते हैं या एलिवेट हो सकते हैं। अगर आपने सही उम्र में अगर सिविल जज की प्रोफेशन में अगर आपने एंट्री ले ली है, तो इस प्रोफेशन के बहुत हाई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। मतलब आप हाई कोर्ट जज तक जा सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस है। अच्छा, एक बात बताइए, वो जो सिविल जज का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जो कि आपने बिहार जुडिशियरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इसका जो एडमिशन जो प्रक्रिया है वो कैसा है, कैसे है? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल है और मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन करके इसको आंसर करूंगा। जो बिहार जुडिशियल सर्विसेज की परीक्षा होती है, वो परीक्षा 3 चरणों में होती है। ये एक स्टेट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट की जाती है। सिविल जज की परीक्षाएं जो होती है वो स्टेट लेवल पे होती है, तो हर स्टेट अपने अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। जहां तक बिहार जुडिशियल सर्विसेज की परीक्षा का सवाल है, तो इसमें जो है 3 चरण के जो एग्जाम होते हैं, उसमें सबसे पहला चरण प्रिलिमिनरी का होता है, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है।
इस प्रिलिमिनरी की परीक्षा में मुख्यतः दो पेपर होते हैं। पेपर 1 लॉ का पेपर होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 घंटे की ये परीक्षा होती है। और जो पेपर 2 होता है वो सामान्य ज्ञान इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल साइंस के पेपर्स होते हैं। वो 100 नंबर की उसमें वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो 1.5 घंटे के लिए की पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से प्रीलिम्स का परीक्षा क्लियर करने के बाद आपको मेंस का परीक्षा देना होता है। मेंस की परीक्षा में आप पार्टिसिपेट करते हैं। मेंस की परीक्षा बेसिकली जो होती है वो लिखित माध्यम की होती है, रिटेन होती है। उसमें 3 मुख्य जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंपलसरी इन नेचर होते हैं, वो आपका होता है जनरल नॉलेज का एक पेपर होता है, जनरल साइंस का एक पेपर होता है, और एक लॉ का एक पेपर होता है जो कंपलसरी होता है, लॉ प्रोसीजर एंड एविडेंस। इसके अलावा सिविल जज की परीक्षा में की मेंस की परीक्षा में हर कैंडिडेट्स को 3 और मुख्य विषय चुनने होते हैं, और उन 3 मुख्य विषयों को चुनने के लिए 5 सब्जेक्ट दिए जाते हैं। तो उसमें से आप 3 विषय का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की भी मेंस में क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा होती है। इसमें सिर्फ कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना होता है। और जब आप मुख्य परीक्षा क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू राउंड से गुजरना होता है। और ये इंटरव्यू जो होता है वो मुख्यतः आजकल बीपीएससी के ऑफिस में ही कंडक्ट होता है, जिसमें बीपीएससी के मेंबर्स और ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस भी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करने आते हैं। इस तरीके से तीनों चरणों की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप एक सिविल जज के तौर पर नियुक्त होते हैं। जैसा कि राजेंद्र आपने बताया कि ये 3 चरणों में होता है, सबसे पहले प्रीलिम्स, उसके बाद फिर मेंस और बाद में इंटरव्यू। तो ये जो तीनों चरण है इनमें गैप क्या है? जैसे प्रीलिम्स से लेकर मेंस का गैप और मेंस से लेकर इंटरव्यू का कितना समय मिलता है कैंडिडेट्स को? देखिए, इसके लिए कोई स्पेसिफाइड गैप नहीं होता है, कैंडिडेट्स को मिलता नहीं है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, एग्जाम जो कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है, वो निर्धारित करती है समय समय पे कि कितना गैप मिलना चाहिए, और ये समय समय पे वो न्यूज़पेपर और कैंडिडेट्स के ईमेल के माध्यम से उनको इन्फॉर्म करते रहते हैं। वैसे प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता। अगर मैं अंदाजे से बोलूं तो 1 या 2 महीने का गैप होता है। तो इसका ये अर्थ है कि किसी भी विद्यार्थी को जो सिविल जज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको शुरुआत से ही प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों की ही तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो प्रिलिमिनरी का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसके बाद वो मेंस की तैयारी करेंगे, तो इतना वक्त उनको मिलता नहीं है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपकी ओर से कि अगर कोई प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देकर और इंतजार करे कि मैं क्वालिफाई करूंगा फिर मेंस की तैयारी करूंगा, तो ऐसे हालत में तो कभी नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट है। तो यानी दोनों की तैयारी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ करनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव की रिजल्ट। हाँ। उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए कितना समय मिलता है? जो कि उसकी भी तो एक खास तैयारी होती है ना, मॉक इंटरव्यू वगैरह लेना पड़ता है। जी। जैसे ही मेंस की एग्जाम के रिजल्ट्स क्लियर होते हैं तो उसके बाद मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीने या 2 महीने का समय मिलता है। और ये भी बहुत निर्धारित या स्पेसिफाइड टाइम नहीं होता है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि वो, क्योंकि बीपीएससी एक एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटीज हैं, तो वो सिविल जज की परीक्षा के अलावा भी बहुत सारी परीक्षाएं समय समय पे कंडक्ट करते रहते हैं। तो इस अकॉर्डिंगली उसका कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं होता, बट बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता, 1-1.5 महीने का गैप मिलता है। अजय, आपने तो ये इंटरव्यू की चरण क्वालिफाई किया और आप सिविल जज बन गए। तो मैं जानना चाहूंगी कि ये जो इंटरव्यू की जो तैयारी होती है मेंस क्वालिफाई करने के बाद, तो आप जरूर मॉक इंटरव्यू वगैरह करते हैं, तो उसमें कम से कम कितना समय लग जाता है? क्योंकि वो भी अपने आप में एक चैलेंज ही तो है। देखिए, जहां तक मॉक इंटरव्यू का सवाल है, हर कैंडिडेट को मॉक इंटरव्यू से बहुत फायदा मिलता है, नो डाउट। उनको बहुत मतलब आगे इंटरव्यू क्वालिफाई करने में बहुत उनको मदद तो होती ही है। और लेकिन होता है कि अगर कोई कैंडिडेट्स मेंस की तैयारी अगर अच्छे से करता है, और तो मेंस की तैयारी काफी हद तक इंटरव्यू क्वालिफाई करने में उनको हेल्प
करती है, क्योंकि इवेंचुअली जिस कैंडिडेट्स के लीगल बैकग्राउंड या लीगल नॉलेज अच्छे हैं, साउंड है, वो उन्हें ज्यादा तकलीफ होती नहीं है इंटरव्यू क्वालिफाई करने में। दूसरी बात यह है कि इंटरव्यू जो राउंड होता है वो अपने आप में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का राउंड होता है। तो इंटरव्यूज के राउंड को हमें किताबों से बहुत ज्यादा जोड़ना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स किताबों से जोड़ना चाहिए, लीगल नॉलेज जरूरी है, लेकिन इंसान की या कैंडिडेट की पर्सनालिटी कैसी है, इस फैक्टर पे भी वो इंटरव्यू राउंड बहुत हद तक वो होता है, क्लियर करने की संभावना बढ़ जाती है। अजय, तो एक बात और है, जैसे 5 सालों की या फिर 3 सालों की जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है लॉ में, तो उस ड्यूरिंग वो जो टाइम है लॉ पढ़ने की, वो जो सिलेबस है और जो जुडिशियरी एग्जामिनेशन का सिलेबस है, क्या ये दोनों सेम है या फिर अलग अलग है? देखिए, जो जुडिशियल सर्विसेज परीक्षा का जो सिलेबस होता है और जो वकालत या लॉ की जो पढ़ाई होती है जो बच्चे करते हैं, ये जुडिशियल सर्विसेज की जो परीक्षा का सिलेबस है वो वकालत की पढ़ाई पे ही बेस्ड होता है। फाउंडेशन जो होता है वो लॉ डिग्री जिस कैंडिडेट्स ने किया है उसी पे ही बेस्ड होता है। फर्क सिर्फ यही हो जाता है कि जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप बस एक एग्जाम क्लियर करने के इंटेंशन से सब्जेक्ट को पढ़ाई करते हैं, बट जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के इरादे से पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट को बहुत एक्सटेंसिवली और बहुत वास्टली पढ़ना पड़ता है। आपको बेसिक्स भी समझना होता है और आपको उसको अच्छे से सारे सब्जेक्ट को पे पकड़ बनाना और कमांड बनाना होता है। तो मोर और लेस ये वकालत के ही सब्जेक्ट, मतलब एक पूरी स्टडी चाहिए। अच्छा, स्टेट वाइज कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी चाहिए जो जी बिल्कुल। स्टेट वाइज जो है, जैसा मैंने पहले बताया कि हर स्टेट जो है अपने अपने स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सिविल जजेस के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो मोटा मोटी जो इम्पोर्टेंट लॉ पेपर्स होते हैं जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो जितने इम्पोर्टेंट लॉ पेपर्स हैं वो सेम होते हैं, बट किसी किसी स्टेट्स के कुछ लोकल लॉज भी उसमें एडेड होते हैं, जैसे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट, बिहार के कुछ लोकल लॉज होते हैं, तो इस वजह से होता है। बट बेसिकली मोटा मोटी सब सेम ही होता है। मतलब जो बेसिक लॉ की बातें हैं वो सेम है, और कुछ जो एक्ट उस पर्टिकुलर स्टेट के होते हैं उसे भी पढ़ना पड़ता है अगर आप उस स्टेट का एग्जाम। जी जी। तो इसका मतलब है कि अगर आप बिहार के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बिहार के जो स्पेशल एक्ट्स हैं उसको पढ़ना होगा, या फिर आप राजस्थान के लिए कर रहे हैं तो उनके जो विशेष जो स्टेट के एक्ट्स हैं उनको पढ़ना होगा शायद। हमको सबसे पहले सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए। हर स्टेट के जो सिलेबस होते हैं उनको सबसे पहले अच्छे से पढ़ लें और उसके अनुसार जो है पढ़ाई शुरू करें। अजेंद्र, सिविल जज का जो के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसके लिए क्या सेल्फ स्टडी काफी है या फिर कुछ कोचिंग या कुछ विशेष बुक्स हैं? देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, मैंने अपने लॉ कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल जज की परीक्षा देनी है, और मैंने लॉ कॉलेज के समय से ही अपने किताबों को यूनिवर्सिटी के लेवल से थोड़ा ज्यादा पढ़ना शुरू किया था। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे कि वो उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के दौरान या यूनिवर्सिटी के दौरान लॉ को कितने अच्छे से पढ़ा है और कितने इम्पोर्टेंट तरीके से पढ़ा है। अगर उन्होंने सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम क्लियर करने तक ही पढ़ाई की है तो मुझे लगता है कि उनको कोचिंग की जरूरत होगी। और आज इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान हैं जो सिविल जज की परीक्षा की तैयारी कराते हैं, तो किसी अच्छे कोचिंग की मदद लेने में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अगर किसी कैंडिडेट्स ने लॉ कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के दौरान ही अगर उसने एक्सटेंसिवली थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करी है, थोड़ा ज्यादा मेहनत किया है, तो मुझे लगता है कि वो सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन गाइडलाइन लेने से हमेशा तो मदद मिलती ही है, तो आप कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही गौर करने वाली बात बच्चों के लिए होगी कि अगर आपने यूनिवर्सिटी लेवल की ही पढ़ाई थोड़ी सी एक्सटेंसिव कर ली तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। कोचिंग की जरूरत तब होगी जब आपने वहां पे बस एक स्कोर करने के लिए या फिर मार्क्स लेने के लिए या फिर जस्ट पास करने के लिए पढ़ाई की है, तो थोड़ी सी कोचिंग की जरूरत होगी। वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है।
अजेंद्र, एक्चुअली जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो क्लास 11th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, 9 10 के बच्चे हैं। तो अभी तो सिविल जज बनना बहुत ही दूर की चीज है। सबसे पहले उन्हें क्लैट यानी की पढ़ाई करनी होगी। तो इनको आप बताएं कि क्लैट जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी कैसे की जा सकती है। देखिए मैम, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ बच्चों को, ताकि उनकी क्लैरिटी रहे, सो दैट कि वो सिविल जज की परीक्षा की तैयारी करने के पीछे और क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन हो उनकी भी जानकारी मिल जाए। सबसे पहले ऐसा है कि सिविल जज की परीक्षा के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कि उन कैंडिडेट्स को LLB की डिग्री होनी चाहिए। अब इंडिया में LLB की डिग्री आज के डेट में 2 तरीके से लेते हैं। एक तो 3 साल का कोर्स होता है जो ग्रेजुएशन लेवल के बाद होता है, मतलब अगर 3 साल का किसी ने LLB डिग्री में एडमिशन लेना है तो उनको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, और वो ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, साइंस हो सकता है, आर्ट हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, ह्यूमैनिटी, एनीथिंग। जहां तक बात है, दूसरा जो लॉ की डिग्री होती है वो 5 साल की इंटीग्रेटेड BA LLB की डिग्री होती है। ये 5 साल की डिग्री मुख्यतः इंडिया में आजकल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में ही पढ़ाई जाती है। ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो है वो एक नेशनल लेवल की लीगल यूनिवर्सिटीज होती है, और इसमें एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट्स को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट मतलब क्लैट का एग्जाम उनको क्वालिफाई करना पड़ता है। और इस तरीके से आप दोनों डिग्री, 3 साल की डिग्री या 5 साल की डिग्री, लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप सिविल जज की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो लॉ की डिग्री कंप्लीट करना जरूरी है। 5 साल और 3 साल की लॉ की डिग्री में फर्क यही है कि जो कैंडिडेट्स अगर 3 साल की लॉ की डिग्री लेते हैं तो उनको पहले 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है और फिर 3 साल उन्हें लॉ करने में लगता है, तो टोटल उन्हें 6 साल का समय लगता है। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने 10वीं के बाद या 12वीं तक अगर उसने निर्धारित कर लिया, डिसाइड कर लिया कि उसको वकालत के क्षेत्र में ही अपना कैरियर बनाना है, तो उनके लिए क्लैट की परीक्षा एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट ऑप्शन हो सकता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में लॉ की पढ़ाई करने का। और इसके साथ उनको अच्छे इंस्टीट्यूशन के साथ 1 साल का समय भी बच जाता है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन के बाद लॉ नहीं करते तो वो 5 साल में उनकी लॉ की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और उनको 5 साल तक लॉ के सब्जेक्ट्स में पढ़ने का मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं लीगल क्षेत्र में उनको ज्यादा रुचि और उनका इक्विपमेंट ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। और वैसे भी विद्यार्थी जीवन में अगर आप 1 साल बचा लें और उस 1 साल को आप दूसरे विषय को खुद को ग्रूम करने में लगाएं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ही माना जाएगा। लेकिन जो हमारा सवाल है, जो बच्चे जानना चाह रहे होंगे, उत्सुक होंगे, वो है कि क्लैट की तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये जो 12th के बच्चे हैं अब वो जैसा कि आपने कहा कि 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करना कहीं ज्यादा अच्छा है क्योंकि हमारा 1 साल बचता है। तो ये बताइए कि ये हमारे जो बच्चे हैं वो क्लैट की तैयारी कैसे करें। एंट्रेंस की तैयारी का तो मेरा बच्चों से ये बोलना है कि बच्चों को 10वीं के बाद ही अगर किसी ने निर्धारित किया है कि उनको लॉ की पढ़ाई करनी है तो उनको क्लैट की परीक्षा क्लियर करने में बहुत मदद मिलेगी। जो क्लैट की परीक्षा होती है उसमें मुख्यतः 5 सेक्शन होते हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं बच्चों से। वो होता है जनरल इंग्लिश का सेक्शन होता है, जनरल नॉलेज का सेक्शन होता है, लीगल रीजनिंग का सेक्शन होता है, लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन होता है और मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है। जनरल इंग्लिश के सेक्शन को बच्चों को बहुत ध्यान से और उस पर खासा जोर देना चाहिए, क्योंकि क्लैट की परीक्षा में इंग्लिश का खासा महत्व रहता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की एग्जाम में। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। बच्चों से 10th लेवल के मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। एक सेक्शन जो होता है लीगल रीजनिंग का सेक्शन होता है, उसमें बच्चों की लीगल एक्यूमेंट चेक करने की कोशिश की जाती है। उसमें मुख्यतः सवाल जो होते हैं वो किसी भी अगर कानून है उसको बहुत सिंप्लीफाई करके ऊपर पहले बता दिया जाता है बच्चों को, उसके बाद उनको नीचे एक कहानी या स्टोरी बना के बताई जाती है
उसमें से उनसे फिर सवाल पूछे जाते हैं कि आप ऊपर की कानून को चेक करें जो सिंप्लीफाइड वर्जन होता है और स्टोरी को देखें, और उसके बाद उनको बच्चों को जो है वो करना होता है, आंसर करना होता है। तो इस तरीके से बच्चों की लीगल एक्यूमेंट चेक करने की कोशिश भी की जाती है क्लैट के माध्यम से, क्लैट परीक्षा के माध्यम से। तो मेरा बच्चों से बोलना है कि 10वीं के बाद बच्चे अगर इन विषयों पे ध्यान देना शुरू करें तो क्लैट की परीक्षा को क्वालिफाई करना कोई बहुत टफ काम नहीं है। मेरा एक और संदेश बच्चों से ये है कि जहां तक इंग्लिश की बात है, इंग्लिश ऐसा नहीं कि अगर किसी बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है 10वीं के समय तक, तो उनका क्लैट में एडमिशन नहीं हो सकता है। अगर मैं अपना उदाहरण दूं तो मैंने खुद 10वीं तक की पढ़ाई जो है हिंदी माध्यम से की थी। मैंने हार नहीं मानी और मैंने अपना डेडिकेशन नहीं खोया। मैंने इंग्लिश पे अच्छी मेहनत करी, अलग अलग तरीकों से इंग्लिश को पढ़ने का शौक पैदा किया। जैसे मैं कॉमिक्स इंग्लिश में पढ़ता था, मैं कार्टून्स इंग्लिश में देखता था। तो मैं बच्चों से हमेशा बोलूंगा कि इंग्लिश को पढ़ने का अलग अलग तरीका हो सकता है। इससे कभी हार मानने की जरूरत नहीं है कि अगर मेरी इंग्लिश अभी कमजोर है तो वो कभी अच्छी नहीं होगी। लॉ कॉलेज में या चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी मुझे थोड़ी तकलीफ जरूर हुई इंग्लिश से, पर मैं कभी हारा और घबराया नहीं। और आपने तो मुझे देखा था लॉ कॉलेज के दिनों में, इनफैक्ट आप हमारे इंग्लिश की टीचर हुआ करती थी। तो सेकेंड ईयर के बाद से मुझे लगता है इस इंग्लिश ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया और आज मैं बहुत कंफर्टेबली इस एग्जाम को क्रैक कर गया। ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि मैं भी थोड़े से वापस चली गई थी उन दिनों में जब तुम मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे और मैं पढ़ाती थी। जी जी। तो उस समय भी मुझे लगता था कि अजेंद्र को, मैं बच्चों को बता दूं कि अजेंद्र हमेशा पढ़ते रहते थे, कुछ ना कुछ उनके हाथ में होता था और एक मन में ठान लिया था कि भाई बाकी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते थे उससे मैं पीछे क्यों रहूं। तो उसके लिए जो एंड रिजल्ट है बच्चे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में क्या हैं कोई याद नहीं रखता, लेकिन अगर आप 5 सालों बाद क्या तैयार हो रहे हैं वही इम्पोर्टेंट है। तो आज अजेंद्र अपनी मेहनत के बल पे सिविल जज बन गए। इससे यही प्रूफ होता है कि अगर आप में कुछ कमी है तो उस पे आप इतना ज्यादा फोकस करें कि वो कमी आपकी शक्ति बन जाए, और वही अजेंद्र ने दिखाया। और मुझे वो दिन सच में याद है कि अजेंद्र किस तरह से मेहनत करता था। जी। और जो तैयारी है क्लैट की, तो इसमें भी मैं वो सवाल पूछूंगी जो मैंने पूछा था सिविल जज के लिए। क्या इसके लिए जरूरी है कि बच्चे कोचिंग करें या फिर सेल्फ स्टडीज हम निकाल सकते हैं इसे? देखिए, इस सवाल के लिए भी मेरा जवाब रहेगा कि अगर किसी बच्चे ने 10वीं के बाद ये निर्धारित कर लिया है कि उसको क्लैट या लॉ की पढ़ाई करनी है तो उनको तो 2 साल का समय मिलता है। अगर वो सेल्फ स्टडीज भी करते रहते हैं अपने घर पे, इन सारे विषयों पे प्रैक्टिस करते रहते हैं, समझते रहते हैं, घर या घर वालों की मदद लेके भी अगर अपने इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं, तो मुझे नहीं लगता क्लैट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए इनको कोचिंग की जरूरत है। बट हाँ, जहाँ तक जो लीगल रीजनिंग का जो सेक्शन होता है उसमें थोड़ी सी कोचिंग की जरूरत होती है। तो बच्चे अगर लीगल बैकग्राउंड के परिवार से आते हैं तब तो कोई तकलीफ नहीं है, बट हाँ अगर उनको कहीं कोचिंग से या लीगल सेक्शन को पढ़ाने में किसी से समझने में मदद मिल जाती है तो उनको बिल्कुल ले लेनी चाहिए। अगर 12वीं तक किसी बच्चे ने डिसाइड किया है कि उनको क्लैट का परीक्षा देना है तब तो उनको मेरे ख्याल से थोड़ी सी कोचिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। 12वीं के बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं क्लैट की परीक्षा देने के लिए। तो इस तरीके से डिपेंड करता है बच्चे ने किस समय निर्धारित किया है कि उसे क्लैट की परीक्षा देनी है। तो ये एक बहुत ही मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट मैसेज था अजेंद्र से कि अगर बच्चे 10वीं क्लास से शुरू करते हैं तो उनके पास 2 साल का समय होता है और वो एम्पल है कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर लें और थोड़ा थोड़ा समय आप हर रोज क्लैट की तैयारी के लिए दिया, अगर आपने लक्ष्य सोचा। लेकिन अगर आप 12वीं से करते हैं तो आपके पास समय बहुत कम होता है, क्योंकि 12वीं के तुरंत बाद ही आपको क्लैट का एग्जाम देना पड़ता है। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि रिजल्ट के पहले ही क्लैट का एग्जाम हो जाता है, तो ऐसे में समय कम होता है तो फिर कोचिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जो बच्चे अभी 10th में हैं और इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो ये याद रखें कि अगर आपको लग रहा है कि आपको लॉ में रुचि है, आप लॉ में अपना करियर ढूंढ रहे हैं, तो आज से ही तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। और आज की तैयारी क्या होगी वो मैं अजेंद्र से पूछना चाहूंगी कि आज क्या करना चाहिए बच्चों को। मतलब अगर वो 10th में है तो किस तरीके से शुरू कर देनी चाहिए तैयारी? कोचिंग तो बात की चीज है।
जी, अगर अगर कोई बच्चा 10th में है और उसने क्लैट की परीक्षा के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी है, तो उसको सबसे पहले तो जो 10वीं कक्षा तक के जो जनरल मैथमेटिक्स के सवाल होते हैं, उस पे उसको अच्छे से प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। इंग्लिश पे जैसा कि मैंने पहले बताया, अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स, ऐसे राइटिंग्स और इस तरीके की लिखने की भी आदत डालनी चाहिए। उनसे उनकी इंग्लिश की वोकेबुलरी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, शब्दों का चयन करना समझ में आने लगेगा। द मोर दे विल राइट, द मोर दे विल अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। तो ये करना चाहिए। मुझे लगता है इंग्लिश के पजल सॉल्व करने चाहिए। इंग्लिश को किसी भी तरीके से आप खेलते खेलते भी सीख सकते हैं। बाकी रीजनिंग की भी तैयारी करनी चाहिए, पढ़ाई और जनरल हिस्ट्री, बाकी सब जो 10वीं तक के जो के सब्जेक्ट होते हैं उसकी भी पढ़ाई साथ में साथ अगर वो करते रहेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना, इन सब से भी बच्चों को बहुत मदद मिलती है क्लैट एग्जाम क्लियर करने में। मतलब अगर हम लिखते रहे, इसलिए शायद कहा भी गया है कि राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये बात नहीं है कि अगर आप कुछ भी पढ़ाई करते हैं, अगर आप उसे लिखने जाते हैं तो फिर आपको लगेगा कि कितनी चीजें दिमाग में आई हैं, तभी तो आप लिख पाएंगे। दूसरी बात एक और जानना चाहूंगी कि ये जो क्लैट का एग्जामिनेशन है, ये क्या एमसीक्यू है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव है, या फिर सब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जाते हैं इसमें? ये बेसिकली शिफ्ट होता रहता है। जो क्लैट की कमेटी होती है वो डिसाइड करते हैं कि कभी कभी ये सिर्फ एमसीक्यू भी होता है, कभी कभी एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों होता है। हाँ, आजकल जो क्लैट का अभी पिछला जो ट्रेंड चला है उसमें यही है कि कुछ सवाल तो जैसे जीके के सवाल वो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स के सवाल भी एमसीक्यूज ही होते हैं। जैसे लीगल रीजनिंग के सवाल होते हैं उसमें आपको आंसर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है कि आपने क्यों ऐसा किया। सिमिलरली जो इंग्लिश में होती है एसे और प्रिसीज राइटिंग या इस तरीके के भी उसमें थोड़े थोड़े सवाल होते हैं। तो ये दोनों का मिक्सचर होता है, आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं क्लैट में। इसीलिए मेरा बच्चों से यही कहना रहेगा कि 10वीं से ही वो लिखने और पढ़ने दोनों की आदत डालें। मतलब ये डिपेंड करता है, चूंकि ये रोटेशन वाइज एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है एनएलयूज, तो ये डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर एनएलयू किस तरह से क्वेश्चन सेट करे, राइट? जी जी, बट आजकल ये ऐसा ट्रेंड है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल उसमें होते हैं। ऐसे राइटिंग भी थोड़ी सी होती है, प्रिसीज राइटिंग होती है कुछ इंग्लिश के पोर्शन में, और लीगल पोर्शन में जैसे मैंने बोला कि आप आंसर को जस्टिफाई करना था कि आपने ये आंसर क्यों किया। तो इस तरीके से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के पूछे जाते हैं। तो यानी अगर हम 10वीं से बच्चे का शुरू करते हैं तो 12th आते आते बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती। अगर थोड़ी सी, जैसे कि आपने कहा कि जो लीगल एप्टीट्यूड है वो अगर थोड़ी सी अगर मदद ले लें, कहीं से अगर क्रैश कोर्स कर लें, तो क्लैट क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, राइट? अजेंद्र, आपने क्लैट भी क्वालिफाई किया और आपका एडमिशन भी एनएलयू में हुआ, तो वो जो 5 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड कोर्स में आपने एडमिशन लिया, उसमें आपने क्या सीखा, किस तरह की ग्रूमिंग आपकी हुई? देखिए, जहाँ तक ग्रूमिंग का सवाल है, आज मैं आपके सामने जिस भी हालत में हूँ, ये सारी की सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है मेरे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का नतीजा है। मैंने चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से 5 साल की लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की, जो क्लैट के माध्यम से मैं वहाँ गया था। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये मिला कि वहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, सब्जेक्ट्स की पढ़ाई नहीं होती, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना होता है। जैसे कि मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन होता है, डिबेट कॉम्पिटिशन होता है, एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन होता है। और इसके साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटीज में ये प्रोविजन होता है कि हर स्टूडेंट्स को हर सेमेस्टर के एंड के बाद अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनजीओज, कंपनीज के साथ इंटर्नशिप करना होता है। तो कुल मिला के मैंने 10 बार अलग अलग हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, एनजीओज के साथ, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मुझे इंटर्नशिप करने का मौका मिला। तो इस तरीके से आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। और मैं कहूँगा कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का फायदा मुझे जुडिशियल सर्विसेज की इंटरव्यू में मिला। जुडिशियल सर्विसेज जो इंटरव्यू होती है वो बेसिकली आपकी किताबों की नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं होती, क्योंकि किताबों की नॉलेज ऑलरेडी आपने मेंस में बता दी। तो जो इंटरव्यू का जो राउंड होता है वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट की पर्सनालिटी
क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए भी होता है। ऑफ कोर्स लीगल नॉलेज जरूरी होता है, बट मुझे लगता है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मुझे ओवरऑल ये फायदा मिला, तो मैं बहुत ग्रूम होके निकला कॉलेज। मतलब जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं वो बिल्कुल ही गीले क्ले की तरह होते हैं, गीली मिट्टी की तरह, और ये 5 सालों में उनका एक बहुत सुंदर एक शेप आ जाता है। और यही खासियत है इंटीग्रेटेड कोर्सेज में, जो कि एकदम 12th में आप बच्चे होते हैं, बच्चे आप भी जान लें कि 12th में आप बच्चे होते हैं, अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स में चले जाते हैं 5 सालों में आपकी कंप्लीट ग्रूमिंग हो जाती है, रादर देन कि कोई ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की करे। एक तो है कि 1 साल आपका बचता है, और दूसरा है कि 5 साल आप लॉ में ही रहते हैं, बस एक ही चीज सोचते हैं, बस लॉ लॉ लॉ। तो इससे आपका है ना कम्प्लीटली इंटरनलाइज हो जाती है, आत्मसात कर लेते हैं लॉ को पूरी तरीके से। और ये जानना चाहेंगे अजेंद्र आपसे कि आपने जब लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या उसी समय आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको सिविल जज बनना है, या फिर ये डिसीजन बाद में हुआ? देखिए, फर्स्ट ईयर में तो मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मुझे सिविल जज बनना है, बट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का एक मुझे बेनिफिट ये मिला कि क्योंकि जब हमारे कॉलेजेस में बहुत अलग अलग टाइम पे जब मूव कोर्ट कॉम्पिटिशन कंडक्ट कराए जाते थे, तो हमें हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस और कोर्ट बहुत सारे मिलने का और इंटरैक्ट करने का मौका मिलता था। तो मैंने जैसे जैसे उनसे मिलना शुरू किया, मैंने उनसे इंटरैक्ट करना शुरू किया, उनको पर्सनली जानना शुरू किया, तो मुझे ये समझ में आया कि जो जजेस होते हैं वो भी इंसान होते हैं और वो भी जज बन सकते हैं। बच्चों के मन में सबसे बड़ी ये डर होती है कि इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि उनको सबसे पहले एक ये मिसकंसेप्शन होता है कि जो जज है वो दिन रात पढ़ता रहता होगा, मोटी मोटी किताबें पढ़ता होगा, तभी जाके वो जज बनेगा। तो ऐसा नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है और मैंने बस ईमानदारी से लॉ की पढ़ाई कॉलेजेस में भी की थी। सेकेंड ईयर के बाद से मैंने ये निर्धारित कर लिया था कि मुझे जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करनी और जज ही बनना है, तो उस लिहाजे मैंने कॉलेज में ही थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई शुरू कर दी थी। मैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को पढ़ता था, जो सेमेस्टर्स मेरे लॉ के थे उसको मैं एक्सटेंसिवली और थोड़ा ज्यादा पढ़ता था, क्योंकि मुझे सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम पास नहीं करना था। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट ने बहुत मदद किया, मेरे कॉलेज ने मुझे बहुत मदद किया पढ़ाई करने में, और मेरी जो ग्रूमिंग हुई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की वजह से, इन सारे फैक्टर्स ने मुझे आज इस जगह पे पहुंचा दिया। अजेंद्र, आप तो सिविल जज बन गए, लेकिन बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग जगहों पे चले गए हैं। तो आप हमारे बच्चों को बताइए कि अगर आप, चाहे वो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो या फिर 3 साल का कोर्स हो, यानी लॉ की पढ़ाई के बाद क्या क्या अवसर खुल जाते हैं, अवसर के जो दरवाजे हैं वो क्या क्या हैं? जी देखिए, मेरे ख्याल से लॉ पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा अथाह अवसर है जिसको हम उंगलियों पे काउंट नहीं कर सकते। बिहार के बच्चों की जो मिसकंसेप्शन है वो यही है कि उन्होंने लॉ को एज अ करियर बहुत इम्पोर्टेंट नहीं लिया, बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दिया शायद। बट मैं बताऊं, एक इंसान के जन्म लेने से मरने तक हमेशा लॉ की जरूरत होती है। अगर मैं फिलोसफिकल एस्पेक्ट को छोड़ के बात करूं, तो लॉ की पढ़ाई करने के बाद एक लॉ ग्रेजुएट जो है वो सबसे पहले तो किसी भी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकता है, वो स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस भी कर सकता है अगर उसने मास्टर किसी स्पेशलाइज्ड लॉ सब्जेक्ट में किया है तो, जैसे क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, सिविल लॉयर बन सकते हैं, आईपीआर के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, फैमिली लॉ के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, कंपनी लॉ के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा लॉ पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आप प्रैक्टिस में इतने वैरायटी हो सकते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं भी करना हुआ तो आप किसी भी पब्लिक कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में, बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में आप एज ए लीगल एडवाइजर या लीगल काउंसिल आपका सिलेक्शन होता है। जैसे मैंने सिविल जज के पहले मैं खुद ही एक नेशनलाइज्ड बैंक में लीगल एडवाइजर हुआ करता था, और उसके पहले मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दिल्ली में भी लीगल असिस्टेंट के तौर पे 2 साल काम किया था। इसके अलावा अगर आप हायर स्टडीज लॉ में करते हैं तो आपको टीचिंग के करियर खुल जाते हैं। आप एक टीचर बन सकते हैं लॉ के, आप रिसर्च में जा सकते हैं लॉ के, आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके भी आप अर्न कर सकते हैं और आगे की फर्दर स्टडीज कर सकते हैं। तो मैं काउंट नहीं कर सकता कि कितने ज्यादा संभावनाएं हैं लीगल कैरियर में। तो मैं बच्चों को बोलूंगा कि इस पे खास ध्यान देना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा पेशा है।
बिल्कुल सही है, क्योंकि एक आम धारणा है कि भाई कुछ नहीं हुआ तो लॉ पढ़ लो। तो फिर अगर कोई ये सोचे कि कुछ नहीं हुआ तो लॉ पढ़ लो, तो फिर लॉ भी उसके लिए नहीं है। क्योंकि अगर लॉ में जी करियर सच में सीरियसली सोचना है तो इसमें बहुत फोकस स्टडी चाहिए, और वो फिर आगे बढ़ेंगे ही। अदरवाइज बेमन से कर लिया तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जी, देखिए इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ, क्योंकि मैंने कुछ नहीं मिला तो लॉ कर लो वाली धारणा के साथ मैंने लॉ की पढ़ाई नहीं की। मैंने 10वीं के बाद ही ये सोच लिया था कि मुझे लॉ की पढ़ाई करनी है, तो मैंने क्लैट की तैयारी शुरू कर दी थी। ऑल्दो मेरा जो 12वीं का सब्जेक्ट था वो मैथमेटिक्स था, मैं भी कभी इंजीनियर बनना चाहता था, तो मैंने मैथमेटिक्स की पढ़ाई करी। ऑल्दो उसका बहुत ज्यादा उपयोग मुझे अब जीवन में नहीं मिला, बट हाँ मैंने वो 12वीं तक आते आते ही मुझे समझ आया कि मुझे लॉ में जाना चाहिए, तो मैंने 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ लॉ की क्लैट की तैयारियां शुरू कर दी थी। और ये धारणा बिल्कुल बदल देनी चाहिए, उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैंने खुद से चूज करके लॉ की पढ़ाई की, मेहनत किया, और आज मुझे इसका अच्छा परिणाम मिला। सच में और खुशी भी होती है कि जब आप सिविल जज बन के लोगों के ये जो समस्याएं हैं उनको सुनते हैं, फिर उनको आप हल करते हैं और जल्दी हल करते हैं, तो एक बहुत ही सेटिस्फाइंग जॉब भी है ये। बिल्कुल। आप अजेंद्र आए और हमारे बच्चों के साथ इतनी बातचीत की, इतनी ढेर सारी जानकारियां उनको आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जानती हूँ बच्चे भी आपकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा लाभान्वित हुए होंगे, और वो भी जो जिनके मन में लॉ के बारे में थोड़ी सी शंकाएं थी, जो थोड़ी सी डाउट्स थे, वो भी क्लियर हो गया होगा। इसलिए आज की जो हमारी बातचीत है आपके साथ, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रही बच्चों के लिए। जाते जाते अजेंद्र, मैं चाहूंगी कि एक छोटा सा मैसेज बच्चों को दे दें। सबसे पहले तो मैम मैं आपको और यूनिसेफ को और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों से इंटरेक्ट करने का, रूबरू होने का एक मौका दिया। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और मेरा बच्चों के लिए यही संदेश है कि बच्चों को कभी भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए, और अपनी डेडिकेशन पे को हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए। मैं बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं बिहार से ही हूँ, मेरी प्रारंभिक पढ़ाई भी बिहार बोर्ड के माध्यम से हुई है। जैसे मैंने बताया, मैंने इंग्लिश में भी नई पढ़ाई करनी शुरू की थी। तो मेरे साथ प्लस पॉइंट यही था कि मैंने अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं किया, मैंने अपना डेडिकेशन कभी लूज नहीं किया। और मैं बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की जरूर सलाह दूंगा, क्योंकि लॉ की पढ़ाई आपको सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित रखने का अवसर नहीं प्रदान करता। अगर आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किया है, पार्टिसिपेट किया है, तो ये आपको एक अच्छी पर्सनालिटी प्रोवाइड करती है, जो कहीं ना कहीं आपको लॉ एज अ प्रोफेशन में बहुत मदद करता है, चाहे वो वकालत हो, सिविल जज हो, या कुछ भी हो। तो मैं बच्चों से यही बोलूंगा, मेहनत करते रहें और लॉ को बहुत सीरियसली पढ़ें, आपका करियर बहुत उज्जवल होगा। तो बच्चों, आपने सुन लिया, यानी आपको कॉन्फिडेंट होना होगा अपने प्रोफेशन को लेकर। आपको डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करनी होगी, और साथ ही साथ मेहनत का तो खैर कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। आपको मेहनत करनी होगी, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं। अजेंद्र, आज आपने बच्चों के साथ बातचीत की, इतनी सारी जानकारियां उन्हें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।